बारामूला से बिल्कुल जिले बड़गाम से आप प्रोग्राम 7 से 8 में फिर एक बार आप सभी का बहुत बहुत खैर मकदम। आप देख रहे हैं एन न्यूज़ वादी कश्मीर का पहला अपना टीवी चैनल जम्मू कश्मीर केबल नेटवर्क। इसके अलावा आप पूरे मुल्क के साथ साथ पूरी दुनिया में ये प्रोग्राम इस वक्त IPTV पर बराह रास्त देख रहे हैं। प्रोग्राम 7 से 8 जिसमें हम बुलाते हैं ख़ास शख्सियत को और उनसे करते हैं वो सवाल जो आपने हम तक पहुँचाए होते हैं। सवाल बड़े कड़े होते हैं और इसीलिए इसे हॉट सीट भी कहा जाता है। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ एक ख़ास शख्सियत है जिनसे आज बात करेंगे और पूछेंगे वो सवाल जो आज तक इनसे पूछे नहीं गए। हमारे मेहमान है वीर सराफ जी, साउथ कश्मीर BJP इंचार्ज। बहुत बहुत खैर मकदम सर आपका प्रोग्राम में। कैसा लग रहा है प्रोग्राम में आपके? बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मैं पहले भी जब आप FM चैनल चला रहे थे उस टाइम भी आपने एक इंटरव्यू लिया था। आज का इंटरव्यू का मुख्तलिफ है। वो एक छोटे कमरे से शुरू होकर आज मैं बहुत खुशी हो रही है कि आपकी तरक्की और लोगों का प्यार देखकर, आपके लिए जो लोग प्यार दे रहे हैं उससे वो देखकर हमें खुशी हो रही है। सराफ जी, BJP कहां कहां पे नाकाम हुई है और वो नाकामियां जरा हमें गिनवाए और क्यों हुई? BJP एज ए पार्टी कहीं नाकाम नहीं हुई। BJP कश्मीर में एक पुरानी पार्टी है, लेकिन शायद लोग जो हमारे लेकिन कश्मीर में जो BJP के लीडर हैं कोई जानता भी नहीं है। अब तो बाहर निकलने से डरते हैं। तो पुरानी पार्टी कहां से हुई? मैं उसके कुछ वजूहात बताऊंगा। डर लगता है बाहर निकलने से? नहीं, देखिए, अगर मुझे डर लगता है तो मैं शायद आज आपके पास नहीं आता। टीवी पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तो आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं, मैं सड़कों पर घूमता रहता हूँ और मैं ऐसी जगहों पर भी जाऊँ जहाँ आम कश्मीरी भी नहीं जा पाते। साउथ कश्मीर में आप काम करते हैं जो काफ़ी कह सकते हैं कि वहाँ पे मिलिटेंसी का असर रसूख है। कभी साउथ कश्मीर गए हैं? पता है कहाँ से है? मैं जनाब साउथ कश्मीर में ही बैठता हूँ और साउथ कश्मीर में ही मैं अपनी मूवमेंट हर एक करता हूँ। आपने मुझे आज तलब किया तो मैं श्रीनगर आया आज ही साउथ कश्मीर से, वरना आपको एजेंसीज के साथ भी बहुत अच्छा राबता है, क्योंकि हर किसी को नहीं, एजेंसीज के साथ हमें राबता नहीं एजेंसीज नहीं हुआ कि आप यहाँ कश्मीर में एजेंसीज बोलना ही गुनाह हो गया। एजेंसीज हो गया जैसे CID हो गया, नहीं हम तो जानते भी नहीं, जैसे पुलिस हो गया, क्योंकि इनके साथ देखिए पुलिस के बारे में बता सकते हैं। हर किसी को एक हालात यहाँ वैसे नहीं है कि आप हर किसी को राबता रखना पड़ता है। आप लोग रखते होंगे, हम नहीं रखते। नहीं, खैर आप नहीं रखते। BJP हर एक शख्स को एंटी नेशनल क्यों कहती है? कोई बात करे तो एंटी नेशनल, क्या वजह है? मुझे नहीं लगता ये नारा आपका है। मुझे नहीं लगता है वैसी बात है। बात कैसी है? कि हम हर शख्स को जो एंटी नेशनल कहलाने के लायक होगा वो उसी को हम एंटी नेशनल कहते हैं, वरना हम मेन स्ट्रीम को यहाँ पे आपने बंद कर दिया। क्यों किया? आप चाहते हैं कि आप लोग MLA बने, आप लोग वजीर आला की कुर्सी खाए? ऐसा तो होगा ही नहीं अभी। और अगर ये बताइए, क्या कभी ऐसा वक्त आएगा जब BJP के लिए एक सीट कश्मीर में निकले? वो कैसा दिन होगा आपके लिए? मिठाई बांटेंगे? देखिए, हमने किसी को बंद नहीं किया। यहाँ एक सिस्टम चल रहा है। गवर्नर साहब की हुकूमत चल रही थी, जहाँ गवर्नर साहब ने बोला कि ये जी हमें कुछ करने नहीं दे रहे हैं, हम बंद करेंगे जी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फ्री हैंड दिया गवर्नर साहब को कि आप चलो जी। BJP का इसमें एज सच मुदाखलत नहीं है। NDA की गवर्नमेंट है, BJP में मेजॉरिटी पार्टनर है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि BJP की गवर्नमेंट है। BJP मेजॉरिटी पार्टनर है, बट इट इज NDA गवर्नमेंट। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, सजाद लोन क्यों बंद किया? नहीं, आपको नहीं डर लगता कि कल इनकी हुकूमत आके आपको बंद करेंगे? नहीं, हमने नहीं बंद किया उनको। किसने किया बंद?
ये गवर्नमेंट का डिसीजन था। गवर्नमेंट आप ही की है, भारतीय जनता पार्टी की है? मैंने बोला ये मरकज में एनडीए की गवर्नमेंट है, लेकिन जो यहाँ के लोकल फैसले, लोकल यहाँ तो सरकार है नहीं, यहाँ तो गवर्नर रूल है, कहते हैं कि एलजी है। एलजी आपने यहाँ पे लाया है। नहीं, एलजी तो आपके इशारे पे काम करता है, ये सच है? हाँ, हम कहते हैं एलजी हमारे इशारे पर काम नहीं करता है, आप बोलते हैं एलजी आपके इशारे पर काम करता है। कहते हैं ना मरकज में जिसकी सरकार हो उसी की लाठी चलती है, आपकी भी लाठी चलती है। हमने एलजी को, मरकजी सरकार ने एलजी को क्लियर शब्दों में बोला है कि जो कश्मीर के लिए अच्छा होगा, कश्मीर का मतलब जम्मू कश्मीर है, जो जम्मू कश्मीर के लिए अच्छा होगा वही करना है, उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। और आज का ये पहला वक्त है जब कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एक्सेप्ट नहीं कर रही है यहाँ की लोकल गवर्नमेंट। सियासत का कह रहे हैं कि जनाजा ही निकल गया, अब कौन सियासत करे? बीजेपी नहीं, अब यहाँ के सियासतदानों ने अपने गुल ऐसे खिलाए कि उनकी सियासत का जनाजा निकला। हम तो तब भी सियासत कर रहे थे, आज भी सियासत कर रहे हैं, तब थोड़ा छोटे पैमाने पर थी, आज थोड़ी सी बड़ी सियासत हो गई, लेकिन हम तो सियासत तब भी कर रहे थे। आज कश्मीर के लोगों के कितनी मुसीबतें हैं, लेकिन जो पहले थी उतनी है? आपको लग रहा है कम हो गई है? नहीं, मुझे लगता है बहुत मुसीबतें हैं। हाँ, आपकी वजह से, बीजेपी की वजह से? नहीं, बीजेपी आप गवर्नमेंट और बीजेपी को आपको सेग्रीगेट करना पड़ेगा। कैसे करें? भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है, मरकज आपकी है, सब कुछ आपके हाथ में, फैसले ये 370 आपने किया, जो कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं अच्छा है, डोमिसाइल आपने किया, तो आप कह रहे हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं, किसको हम अलग अलग करें? देखिए, ये परसेप्शन है कि बीजेपी की ही हुकूमत यहाँ है, ये एक परसेप्शन। हमने यहाँ की बात ही नहीं की, हमने मरकज की और नहीं, मरकज में भी एनडीए की हुकूमत नहीं, एनडीए में आपकी सीटें बहुत ज्यादा, हमारी सीटें ज्यादा है बेशक है, लेकिन आज तक हमारे किसी भी साथी दल ने ये नहीं कहा कि बीजेपी गलत कर रही है। नहीं, साथी तो कभी नहीं कहेगा, कांग्रेस तो कह रही है, डरा रहे हैं हमें। नहीं, अब कांग्रेस गांधी बयान दे दो एंटी नेशनल, सोनिया गांधी बयान दे दो। कांग्रेस के ऐसे, उन्होंने ऐसे गुल खिलाए पिछले 60 सालों में, 70 सालों में, कि वो अब डर रहे हैं कहीं हमारे पोल न खुल जाए। तो हम विच हंटिंग नहीं करते हैं, विंडिक्टिव नहीं है, चाहे हमारी एनडीए की गवर्नमेंट दिल्ली में है, चाहे यहाँ लोकल गवर्नमेंट है। यहाँ बीजेपी इलेक्शन क्यों नहीं होनी देती? किस बात का डर है इसमें? मुझे लगता है, देखो तारिक साहब, इसमें बीजेपी इलेक्शन रोके या करने दे, बीजेपी के हाथ में नहीं। किसके हाथ में है? ये एक सिस्टम बना है, अभी हमने डिलिमिटेशन कमीशन मरकजी सरकार ने यहाँ लाया है। डिलिमिटेशन कमीशन काम करेगा, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज होगा, और उसके बाद इलेक्शंस हो ही जाएंगे। ऐसी बात हो जाएंगे, डेफिनेटली होंगे, नहीं होने की, और शायद क्या पता है तब तक मरकजी सरकार वापस स्टेटहुड भी दे। नहीं, वो तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि लगता है कि आपकी पॉलिसी में है, और अभी आप इसको घुमा फिरा कर ले रहे हैं, और बाद में आप कहेंगे नहीं, वो तो हमारी ही पॉलिसी में है ना, स्टेटहुड देना। वही मैं बोलता हूँ, तब तक कहीं देना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं आप, स्टेटहुड दे, उसके बाद इलेक्शन अनाउंस करे ताकि कोई सीट डाल पाए? नहीं, सीट खैर निकले ना निकले वो वक्त ही फैसला करेगा, कितनी सीटें निकलेंगी हमें वो वक्त फैसला करे। लेकिन मरकजी सरकार ने, हमारे माननीय अमित शाह जी ने ये तय बोला है क्लियरली, अभी हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी राम माधव जी ने भी बोला है कि स्टेटहुड हम वापस देंगे। आपने कश्मीरी पंडितों के साथ वादा किया था, वो वादा पूरा क्यों नहीं करते कि वो वापस आए? और आप तो कहते हैं कि कॉलोनियां बनाएंगे, उनको वहां पे बसा दे जहां बसना चाहते थे, उसकी बुनियाद पे बीजेपी ने वोट लिए, उनके साथ भी मजाक किया। देखिए, कश्मीरी पंडितों का जो ये इशू है, बड़ा सेंसिटिव इशू है। अभी हमारे एक सरपंच की जान गई, बहुत सारे सरपंच मारे गए हैं अभी तक। आपने कश्मीरी पंडितों के उसमें सवाल उठाया, मैं उसी के उसमें जवाब दे रहा हूँ। हमारा एक अजय भारती एक सरपंच था। नहीं, वो हम समझते हैं, मजम्मत करते हैं, लेकिन पॉलिटिकल किलिंग है। मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ, क्या उनको भी डर है? नहीं, मैं आपको, देखिए, जिस टाइम अजय भारती यहाँ आया वो सरपंच नहीं था, बिल्कुल, वो एक आम आदमी की हैसियत से आया, उसने फैमिली लाई, लेकिन बाद में उसने इलेक्शन लड़ा, उसके मोहल्ले वालों के कहने पर उसने इलेक्शन लड़ा,
और हमें फख्र है उन पे, हमें फख्र है। फाइनली वो शहीद हो गए। बिल्कुल। इस मुल्क के लिए वो शहीद हो गए, कोई शक नहीं। अच्छा, जब वो एक कश्मीरी पंडित था, मैं इससे इस बात को कभी ये नहीं नकारूंगा कि यहाँ और लोग नहीं मरे। कहते हैं कश्मीरी कुछ पंडितों ने वजीर आजम को बेवकूफ बनाया, माफ कीजिएगा ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं, वहां पे बैठे कश्मीर की जो सिचुएशन है उसे गलत रंग से बता रहे, वही वजह है कि कश्मीर के हालात ठीक नहीं है। क्या आप भी उनमें से एक हैं? और क्या झूठ बोलते हैं आप वहां पे? मेरी एक्सेस तो हमारे स्टेट ऑफिस तक नहीं है, नहीं, जब तो भी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस तक तो बहुत दूर की बात तो जब आप अपने स्टेट ऑफिस जाते हैं वहां क्या बोलते हैं? नहीं, कि कश्मीरी पंडितों को न ला जाए ताकि आपकी सीट बची रहे। मैं जब खुद आया यहाँ काम करने के लिए, उसी दिन मैंने तय किया था कि मेरे साथ और कश्मीरी पंडित आने चाहिए। ये मेरी एफर्ट्स का नतीजा है कि यहाँ बहुत सारे कश्मीरी पंडित, मेरी मोटिवेशन, मैंने बहुत मोटिवेशन की, पार्टी ने भी मोटिवेशन की कि यहाँ कश्मीरी पंडित उन हालात में आए जब पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने बाइकआउट की कॉल दी थी और उन्होंने हिंदुस्तान का झंडा उठा के वो बाहर निकले और यहाँ के फॉर्म भरे। कश्मीरी पंडित और मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी इज ए नेशनलिस्ट कम्युनिटी। जी जी। हमें इसमें कोई अंतर नहीं है। कश्मीरियत जो यहाँ की है वो नेशनलिज्म के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसमें कुछ चुने हुए। अच्छा चलिए, जब भारतीय जनता पार्टी जब इलेक्शन अनाउंस होगा उससे पहले कितने दिन पहले आप लीडरों को बंद करेंगे, मेन स्ट्रीम लीडर्स को? हमने पिछली बार भी इनको खुला ही छोड़ा था इलेक्शन के लिए। जब यूएलबी इलेक्शन हुए, जब पंचायत, उस टाइम ये खुले थे। 370 के पहले जो एक दिन पहले बंद हुए थे कि नहीं खुले थे? नहीं, 370 से एक दिन पहले हमारे इस गवर्नर साहब ने, सत्यपाल मलिक जी ने वो डिसीजन लिया कि उनको बंद किया बिकॉज महबूबा जी कश्मीर को आग लगाने पर तुली थी। तो जो उन्होंने हुकूमत क्यों बनाई, आज क्यों कह रहे हैं आप? उस वक्त नहीं, जब महबूबा जी के साथ हुकूमत थी उस टाइम मरहूम मुफ्ती साहब जिंदा थे। मरहूम मुफ्ती साहब बीजेपी के पैरोकार थे, महबूबा मुफ्ती नहीं थी? नहीं, आपके इशारों में नाचना था? नहीं, मैं अगर हम स्मूथली चलाएंगे हुकूमत, उसको इशारों पर नाचने वाली बात नहीं कही जाएगी। आप कह रहे हैं कि तब मुफ्ती साहब थे, मुफ्ती साहब समझ चुके थे कि यहाँ मैंडेट ऐसा मिला था जम्मू के लिए बीजेपी और कश्मीर में पीडीपी को, और मुफ्ती साहब ये समझ गए थे कि बीजेपी के बगैर और कोई रास्ता नहीं है। या तो उनको मुफ्ती साहब इतने सीजन्ड आदमी थे, उनको क्या डराते हैं? फिर किसको डराया था? महबूबा मुफ्ती को? महबूबा मुफ्ती तो उस टाइम वजूद में नहीं थी, वो अपने पिताजी के साथ बातें करती थी, लेकिन हमारे साथ डायरेक्ट उनका कोई ये नहीं था। बीजेपी को लगता है खुश है आज की पीडीपी आज नहीं रही, क्योंकि हमें भी लगता है कि पीडीपी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खत्म हो रही है। आप खुश है उससे कि एक पॉलिटिकल पार्टी मेन स्ट्रीम में बैठे हुए लोग आज पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहते? देखिए, हमारा एक नारा है कांग्रेस मुक्त भारत। क्यों? आपने ठेका लिया बीजेपी ने? मैं बताऊंगा क्यों। मैं नहीं, जो ये डायनास्टिक रूल चल रहा है ना, ये इस मुल्क की बर्बादी का जड़ है। यहां भी मैं जाती तौर पर कहता हूं पीडीपी मुक्त जम्मू कश्मीर होना और नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी यही कहेंगे? बिल्कुल कहूंगा। जब तक वो लोग, आपने सज्जाद लोन आ गया है उनको बंद कर दिया, शाह फैसल आए वो बंद कर दिया, अब वो बुखारी साहब आए उनके साथ क्या करने जा रहे हैं? सज्जाद लोन, देखिए सज्जाद लोन साहब के बारे में ये कहूंगा, दो नावों पर जो चलना चाहता है ना वो कभी कामयाब नहीं होता है, नहीं, वो डूब जाता है। आपके गीत भी गाता था। अब ये हमारे एक नाव पर एक पाँव रख के हमारे गीत गाता था, दूसरे नाव पर दूसरा पाँव रख के बंकर तोड़ के लाता था डोजर पर चढ़ के। वैसा पाँव कहाँ था? पर था कि यहीं पे था? वो सजाद साहब ही कहेंगे, क्योंकि जब उन्होंने बंकर उधर 5,000 लोगों के सामने डोजर पर चढ़े और बंकर ध्वस्त किया, वो वही बताएंगे वो किसके इशारे पर कर रहा था। क्या वो पाकिस्तान के इशारे पे नाचते थे? किसी के भी हो सकता है पाकिस्तान क्यों नहीं नाच सकेगा? यहाँ तो बहुत सारे मेन स्ट्रीम लीडर्स पाकिस्तान के इशारे पर नाम बता दीजिए आज खुल के। महबूबा जी नाच रही थी पाकिस्तान के इशारे पर। और
उमर अब्दुल्ला भी नहीं, मैं नहीं कहूंगा, महबूबा जी डेफिनेटली नाच रही थी। क्यों? क्योंकि वो आपका जो मैनिफेस्टो उसको नहीं मानती नहीं। थी, प्रो हिंदू मैनिफेस्टो को महबूबा नकार थी, इसलिए। नहीं, देखो तारिक साहब, आपको याद अगर होगा महबूबा जी ने रमज़ान के टाइम सीज फायर का ऐलान किया। हमें ये बात ये माननी चाहिए कि रमज़ान के टाइम जब महबूबा जी ने सीज फायर, हम लोगों ने एज पार्टी अपोजिशन की थी। क्या ये नथुराम गोडसे की पॉलिसी है? नथुराम गोडसे वो कौन है? नथुराम लीडर है? नथुराम गोडसे तो हमारे लीडर तो है नहीं। आपके लीडर कौन है? हमारे लीडर नरेंद्र मोदी जी है और वही रहेंगे जब सबसे बड़े लीडर हैं। गांधी जी आपके लीडर है? बेशक, गांधी जी तो हिंदुस्तान फादर ऑफ द नेशन है, तो हम कैसे कहेंगे? मुझे लगा बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के लीडर जिन्होंने गांधी जी को पुतला बाहर निकाल के उनको गोलियां मारी। आप कहेंगे कि मुझे पता नहीं। नहीं, मुझे तो इल्म भी नहीं है, आपको तो नहीं शायद उनकी कम इल्मियत की वजह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की, अगर किसी लीडर ने उनकी कम। फारूक अब्दुल्ला को किस बुनियाद पे आपने बंद किया था? अभी रिहा है, क्या रीजंस थे? स्कैम था, क्या था, क्यों बंद किया था? ये फारूक अब्दुल्ला ही कह सकेंगे। आप बता दीजिए आज खुल के। फारूक अब्दुल्ला से पूछिए ना, वो कैसे छूट गए और महबूबा क्या किया? आपके साथ कोई एग्रीमेंट किया उसने, इसलिए महबूबा एग्रीमेंट नहीं मान रही है? और ये एग्रीमेंट जो आप आपस में करते हैं, ये होता क्या, कैसा होता है? जरा आज लोगों को खुल के बताइए। नहीं, मैं उस लेवल में कितने पन्ने होते हैं? पहले पन्ने पे क्या लिखा था? मैं उस लेवल में हूं नहीं कि आप सुनते होंगे ना पार्टी में, तो सुनोगे क्या क्या होता है। नहीं, पार्टी में बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन उम्मीद है कि आप हमारे आने वाले मंत्री हैं, इसीलिए आपसे अरे ऐसे हम दुआ करेंगे आपके लिए। इसलिए बताइए, नहीं, दुआ तो कितने पन्ने होते हैं, क्या क्या लिखा जाता है, फिर कहाँ पे क्या साइन करवाया जाता है? देखिए, ऐसी बात नहीं है, ये फारूक साहब ही कह सकेंगे कि वो कैसे छूटे और महबूबा जी कैसे बंद है। मैं नहीं कह सकता हूँ। नहीं, थोड़ा इशारा दीजिए। नहीं, आपने जो बात इशारों में आपने कह दिया, मैं भी समझ गया, लेकिन आम लोग समझेंगे तो अच्छा रहेगा, आपकी क्रेडिबिलिटी बहुत बढ़ेगी। मेरा माइंड उधर ब्लैंक है कि फारूक अब्दुल्ला ने क्या किया, लेकिन डेफिनेटली कुछ तो किया है। पर्दे के पीछे कुछ है, कहते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, इसलिए ये अच्छा, लोग कह रहे हैं फारूक अब्दुल्ला जी कह रहे हैं कि मुझे मरकज में ले और बड़ी कुर्सी पे बिठाए। क्या इसमें सदाकत है? बड़ी कुर्सी कौन है अब उधर? वो आप बताएंगे अगर आपको पता होगा। देखिए, मरकज में फारूक साहब बड़े कदावर नेता है। अब तो वो आइसक्रीम शॉप्स पे जो है इनॉग्रेट करते हैं उन्हें, आपने तो वो काम दिला दिया उन्हें। हमने नहीं, उन्होंने जो करतूतें की है, उनके कर्म ने उनको उस जगह पर। तो फिर छोड़ा क्यों नहीं छोड़ा, अब वो खुद कहेंगे मुझे छोड़ा क्यों, बीमार भी है। अच्छा। उनकी किडनी भी खराब है। इसीलिए हम नहीं चाहते हैं कि जब वो खुदा ना करे उनको उम्र लंबी दे, लेकिन अगर कुछ होता ना अंदर तो भारतीय जनता पार्टी पर दोष आता है कि उन्होंने जी फारूक साहब को ऐसा किया वैसा किया, इसलिए अब ये बात हम उन तक। अच्छा, उमर अब्दुल्ला आपको कुछ क्वालिटीज लगती थी कि वो अच्छा लीडर है? अगर फारूक साहब पीछे हटते और उमर साहब को मौका देते, क्या आपको लगता था उनमें क्वालिटीज है लीडरशिप की? देखिए, मैं जाती राय आपसे शेयर करूंगा। उमर साहब में क्वालिटीज है, लेकिन उमर साहब को यरगमाल बनाया था कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों ने, और उमर साहब उस सिचुएशन से बाहर नहीं आ सके, इसलिए उमर साहब उधर ही अटक गए जहां वो फंसे। उन लीडरों ने जो फारूक साहब के साथ भी काम कर चुके थे, उन लीडरों ने उनको बाहर निकलने नहीं दिया। वो उमर साहब की सबसे बड़ी बदकिस्मती थी। शाह फैसल लीडर बनना चाहते थे, युवा थे, उनकी क्या गलती है? क्या पहले अगर वो उनकी गलती ये है कि अगर वो बीजेपी के साथ कोई एग्रीमेंट करते, आप लोगों के पास आते, फिर आप उनको बंद नहीं करते, उन्हें मौका देते, क्या ये गलतियां करते हैं? आपके पास आपका आशीर्वाद होना चाहिए। नहीं, मैं नहीं कहता हूं हमारा आशीर्वाद होना चाहिए। शाह फैसल सर कह दीजिए आज, कहे तो जितना कम कहे, क्योंकि क्या मैं कहता, लेकिन यहां कश्मीर के नौजवानों का विश्वास ही उठ जाएगा नौजवान लीडरों पर। नहीं उठेंगे, बहुत सारे आप हमारे लीडर बने ना। मैं नहीं चाहता हूं। देखिए, शाह फैसल ने एक यंगर जनरेशन की अपील बन चुके थे वो, लेकिन
शाह फैसल ने अमेरिका जाकर क्या किया, कैसा किया, किन से मिले, क्यों मिले, वो वही बोलेंगे। आज तो यूएसए हमारा दोस्त है, तो दोस्त है कि कहीं लेकिन कुछ और लोगों से मिले थे वहां पे। बहुत सारे लोग यूएसए जाते भी है, मिल के आते भी है, क्योंकि अगर दुबई में मिल जाते तो सबकी नजर दुबई तक रहती ही है। तो यूएसए ये गए थे पढ़ने के लिए, और पढ़ाई के दौरान बहुत सारे लोगों से मिलकर अच्छा खासा पैसा मिला था उनको वहां से, हो सकता है मिला भी होगा, क्या पता है। अभी बुखारी साहब के साथ क्या प्लानिंग चल रही है? हमारी कोई प्लानिंग किसी के साथ नहीं। जो बातें चल रही थी कि वो वजीर आला बनेंगे फिलहाल टेम्पररी बेसिस पे, क्योंकि आप तो कुछ भी कर सकते हैं। भाजपा तो अगर जम्मू कश्मीर का कानून वो इजाजत देता होगा कि कोई भी बन सकेगा वजीर आजम, तो फिर बन सकते हैं। मुझे तो नहीं, मैंने कोशिश की थी जब ये हवा चली थी, मैंने भी वो पन्ने कानून की किताबें पलटाने की कोशिश की थी। अच्छा, कहते हैं बीजेपी कानून को बदल देती है, ये सच है? जिस तरह आपने पन्ने पलटे थे, हो सकता है कानून भी बदलते हो आप, और कैसे बदलते हैं? नहीं, कानून जब बदलेगी वो तो पार्लियामेंट में ही बदलेगा, क्योंकि यहाँ अभी कोई गवर्नमेंट नहीं है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल कुछ चीजें हुई है क्या मुझे तो नहीं आपकी नजर में? मुझे तो नहीं लगता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल। 370 के बाद लोग खुश है? बहुत सारे लोग खुश है, बहुत सारे दुखी है, लेकिन जो दुखी है वो क्यों दुखी है, जो खुश है वो क्यों खुश मैं है? बताऊंगा। बहुत सारे लोगों को ये कश्मीर के अवाम जो है ना, बहुत सीधी सादी अवाम है। जिस तरह बाहर हम लोग सुनते हैं ना कश्मीर के, बहुत, या तो आप सुनोगे बहुत अच्छे लोग हैं या तो बहुत खराब। बिल्कुल। लेकिन कश्मीर की बहुत सीधी सादी अवाम है। कश्मीर की अवाम को वर्ग लाना बहुत आसान है, जैसे आप लोग करते हैं। हम लोगों ने अभी वर्ग लाया ही नहीं। हम उस चीज में विश्वास नहीं करते हैं। हमारे एजेंडे में था 370 हटाना। बिल्कुल, ये मैनिफेस्टो में ही था। ये हमने एब्रोगेट किया, और एब्रोगेट किया हमने कश्मीर की भलाई के लिए। 5 लाख लोगों की जॉब चली गई है, ये भलाई थी। इंडस्ट्रियल फैक्ट्री कश्मीर में नहीं चल रही, ये भलाई थी। मैं बताऊंगा। बहुत सारे कारोबारी इदारे बंद हो रहे थे। मैं क्या पॉलिसी बनाने से पहले, आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने से पहले आपने सोचा कि हमें आगे क्या करना था, या अभी तक प्लान ही नहीं है? नहीं, मैं बताऊंगा इस चीज के बारे में। देखिए, शायद कश्मीर की हालत बहुत सुधर चुकी होती, लेकिन बदकिस्मतन जो ये कोविड की वबा आ गई बीच में, इसने पूरे हिंदुस्तान, पूरे विश्व को मतलब वक्त थम जैसा गया। बिल्कुल। हम भी दूर दूर बैठते हैं, आप आ गए, हमने हाथ भी नहीं मिलाए। सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग। अभी हम अपने दोस्तों के साथ, जिनके घर हम जाते थे वीकली एंड पर, उनके पास नहीं, तो कुछ ये रुक गए, वक्त थम गया इस वजह से, वरना शायद डेवलपमेंटल वर्क्स आगे बढ़ चुके हैं। मैं वीर सराफ जी बहुत सारे और सवाल पूछूंगा। हमारे जो सवाल होते हैं अवाम के पूछे हुए सवाल, लेकिन तिजारती वक्फे की ओर जाते हैं। फिर वो कड़े सवाल जो आपने पूछे हैं वीर सराफ, जो साउथ कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के इंचार्ज है, काफ़ी काम किया है और काफ़ी काम करना बाकी भी है। और भी कड़े सवाल इस छोटे से वक्फे के बाद। आसिफ मेमोरियल हेल्थ केयर जदीद तरीन आलात से लैस तशखीसी सेंटर, जहां पर निहायत ही माहिर और तजुर्बाकार एक्सरे टेक्नीशियन, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट और लैब टेक्नीशियन अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं। हमारे यहाँ डिजिटल एक्सरे, वीडियो HD एंडोस्कोपी, वीडियो HD सिग्मोइडोस्कोपी, वीडियो HD क्लोनोस्कोपी, यूरोफ्लोमेट्री, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट और हर किस्म की बायोप्सीज, FNACs, डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी की सहूलियात भी दस्तयाब है। इसके अलावा हर मर्ज के माहिर डॉक्टर साहिबान कंसल्टेशन के लिए दस्तयाब रहते हैं। आसिफ मेमोरियल हेल्थ केयर, बांडी मोहल्ला, हंदवारा, कश्मीर। कौम, मुल्क, जात या मजहब, हम सब इंसान हैं। इस मुश्किल वक्त का सामना हम सबको एक साथ करना है। वबा खतरनाक है मगर परहेज आसान। कोरोना वायरस आपके घर में तब तक दाखिल नहीं होगा जब तक आप बाहर जाकर उसे खुद मधु न करें। कोरोना वायरस को हराने के लिए हाथ धोकर इसके पीछे पड़े। निहायत जरूरी काम हो तो बाहर जाने पर
अपने मुंह और हाथ को मास्क से ढकें। कोरोना वायरस संगीन बीमारियों का सबब बन सकता है। इसका बेहतरीन इलाज परहेज है। तभी और जिला इंतजामिया की तरफ से जारी करदा हिदायत पर पाबंद रहें। आपका ताउन हमारी जीत की अलामत है। क्या आप कोरोना वायरस को हराने में हमारे साथ हैं? ये हमारा सवाल है और इल्तिजा भी। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी श्रीनगर की तरफ से मफाद आमा में छोटे से वक्फे के बाद आपका बहुत बहुत खैर मकदम। आप देख रहे हैं न्यूज़ वादी कश्मीर का पहला अपना टीवी चैनल जम्मू कश्मीर केबल नेटवर्क के अलावा मुल्क के साथ साथ पूरी दुनिया में IPTV, गैलेक्सी और रॉक टीवी पे आप ये प्रोग्राम बराह रास्त देख सकते हैं। हमारे खास मेहमान जिनसे पूछेंगे मजीद सवाल और ऐसे सवाल जो आज तक आपने नहीं सुने होंगे। हमारे कठेरे में आज है वीर सराब जी। वीर जी, और सवाल पूछिए आपसे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, आपके तीखे सवाल सुन के बहुत अच्छा लग रहा है जी। आगे बढ़े जरूर। मुझे ये बताइए, कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से मुल्क की इकोनॉमी पूरी तरह से खराब तबाह हो चुकी है और बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इकोनॉमिस्ट तो हूं नहीं नजर हमारी GDP कहाँ जा रही है? नहीं, मेरी बात सुनिए। GDP, मैं उस सब आपके सवालों का जवाब दूंगा। देखिए, मैं इकोनॉमिस्ट हूँ नहीं, लेकिन जो GDP की बात कर रहे हैं वो अब हम कर रहे हैं जब कोविड से पहले की भी मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, अगर जवाब नहीं है मैं और नहीं, सवाल पूछता हूँ। नहीं, मैंने आप तब तक पीछा नहीं छोड़ते हैं जब तक आप जवाब नहीं लेते हैं, इसलिए मेरी कोशिश रहेगी आपको सेटिस्फाई करने की। तो इकोनॉमिक स्लो डाउन वर्ल्ड वाइड था, ये खाली इंडिया स्पेसिफिक नहीं था। ताहम उसमें भी इंडिया ने बहुत अच्छा, बाकी मुल्कों से बहुत अच्छी इकोनॉमी, हाँ स्लो डाउन हो गया, लेकिन इंडिया में उस लेवल की करोड़ों लोग, अमेरिका में करोड़ों लोगों की जॉब्स गई, चाइना में गई, मतलब इकोनॉमिक स्लो डाउन वैसा हुआ था। लेकिन कोविड ने शायद उस पर थोड़ी और मार मारी, तो उससे बिल्कुल ही जो हम निकलने की कोशिश कर रहे थे उसमें थोड़ी रुकावट आ गई। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मुल्क की सतह पे भी बात की जा रही है कि चाइना के प्रोडक्ट्स बंद किए जाए। क्या बीजेपी ने जो स्टेटमेंट दी है कि प्रोडक्ट्स बंद किए जाए, तोड़ दिए जाए, टीवी तोड़ दिए जाए, या इसके पीछे एक अच्छी सी लॉबी काम कर रही है ताकि हम अपने प्रोडक्ट्स तैयार करें, या आपके पास कोई पॉलिसी नहीं होती, स्टेटमेंट्स देते हैं? नहीं, देखिए, हम चाइना के प्रोडक्ट्स बंद करने के पीछे गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है, मरकजी गवर्नमेंट का, ना बीजेपी का एज सच है। नहीं, जो बयानात आए हैं कि फलानी ऐप बंद कर दे, चाइनीज प्रोडक्ट बंद कर दे, वो नेशनल सिक्योरिटी की वजह से वो एप्स बंद की गई। हाँ, हम लोगों को ये पूरा पूरे एक्सप्लेन करके देखना चाहिए कि वो एप्स खाली बिकॉज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी की वजह से बंद की गई। और गवर्नमेंट ने कभी ये नहीं बोला कि हम चाइनीज प्रोडक्ट्स बंद करेंगे। जो ये एक मूवमेंट चली, ये लोगों की सेल्फ मूवमेंट है। हाँ, बीजेपी ने अगेंस्ट चाइना प्रोटेस्ट किया जब उन्होंने हमारे 20 जवानों को शहीद किया, बिल्कुल, लेकिन हमने उस टाइम भी ये बात नहीं बोली कि हमें चाइनीज प्रोडक्ट्स बाइकआउट करने चाहिए। बाइकआउट लोगों का डिसीजन है, और जो लोग फैसला करेंगे बीजेपी उस फैसले के साथ है। कहते हैं बीजेपी कहती है हमारा मानोगे तो ठीक है, नहीं मानोगे तो डंडे पड़ेंगे या इंटरनेशनल कहलाए जाओगे। खैर, अभी अब हमारे विरोधी दलों को कहने के लिए कुछ नहीं रहा, तो अब वो यही शोशाबाजी करते हैं। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि मैंने वफादारी की, लेकिन इन्होंने बेवफाई की। क्यों की बेवफाई? वफादारी की किसके साथ? मुल्क के साथ की, लेकिन बीजेपी ने बेवफा बना दिया, मुल्क की दुश्मन बना दिया। मैं बीजेपी के खीमे में बैठ कर बीजेपी के गाने भी गाता था, डिस्को भी करता था। क्या किया उनके साथ? नहीं, देखिए, वफादारी मुल्क के साथ करना हर किसी नेशनलिस्ट का काम है।
आप भी वफादारी, क्या लेकिन आप नेशनलिस्ट लेबल देते हैं नहीं, कि कौन नेशनलिस्ट है कौन एंटी नहीं नेशनल हम नहीं, मैं बोल रहा हूं आप भी वफादारी कर रहे हैं मुल्क के साथ, हमारा हक बनता है, क्योंकि आपका हक बनता है, लेकिन आप डंडूरा नहीं पीटते हो कि मैंने वफादारी की मुल्क के साथ। तो आप तो कहते आपको क्यों आप नहीं, तो वफादारी की बातें करते रहते हैं, नहीं आपको बताना पड़ेगा आप नहीं, वफादार आपको है। किसी ने क्यों नहीं एंटी नेशनल कहा? तारिक साहब, ये हमें ये बात नहीं कहते हैं ना बीजेपी, आप चाहे तो वीर सर आप कह सकते हैं, आपकी बात में ताकत है, नहीं अब सरकार आपकी है, आप जिसे कहे फारूक अब्दुल्ला भी रोना रो रहे हैं, जब घर से बाहर आए तो रोती हुई आंखों से कहा मेरे साथ क्यों ऐसा किया? नहीं, उन्होंने कांग्रेस के साथ वफादारी की, रोज वफादारी, तो जो बीजेपी के साथ वफादारी नहीं करेगा उसको जेल। उन्होंने मुल्क के साथ वफादारी नहीं की, मैं बोलता हूं, तो आप कांग्रेस को उन्होंने कहते हैं? नहीं, उन्होंने पर्सनल वफादारी रखी, पहले राजीव गांधी के साथ। तो आपको क्या दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो चीज इस यूटी जो अभी है अर्स्टवाइल स्टेट था, अगर वो चीज इसको नुकसान पहुंचाती है तो मुझे लगता है कहीं। बीजेपी सरकार को अभी तक कितने साल हुए जब पहली बार आप आए मरकज में? हाँ 6 साल 6 साल हो गए, 6 साल से ज्यादा थोड़ा। तो मुझे बताए तब से फारूक अब्दुल्ला बंद क्यों नहीं हुई? जब 370 की बात हुई तब बंद किया, तब आपको याद आया कौन वफादार है कौन बेवफा है? नहीं, देखिए फारूक साहब, मैंने पहले भी बोला है, वो इस यूटी के कदावार नेता है। जब कदावार है तो फिर बंद, कभी आप कहते हैं वो एंटी नेशनल है, कभी आप कहते हैं कदावार। एंटी नेशनल, मैं रिवाइंड कर दूं आपको सुना दूं आपने क्या कहा। देखिए मैं ये आप मुल्क के वफादार नहीं तो एंटी नेशनल बन गए फारूक अब्दुल्ला। नहीं, वो आप एंटी नेशनल कहोगे, मैंने बोला उन्होंने वफादारी निभाई कांग्रेस के साथ। तो थोड़ी कांग्रेस के साथ वफादारी करने पे देखिए बंद कर देंगे? जब यहाँ मुझे आप? याद है जब 1990 में गवर्नर जगमोहन थे यहाँ, उन्होंने एक चिट्ठी तब के उस टाइम प्रधानमंत्री को भी लिखी और राजीव गांधी जी को भी लिखी। क्या लिखा था? कि फारूक अब्दुल्ला डबल क्रॉस कर रहा है, ये गवर्नर लिख रहा है। नहीं, डबल क्रॉस में थोड़ा सा समझाइए सर। नहीं, वो मेरी बात सुनिए ना, मैं आपको उस टाइम गवर्नर जगमोहन ने क्या लिखा था, मैं उनकी तरफ से वकालत नहीं कर रहा हूं, मैं समझ, लेकिन चूंकि ही वॉज ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, लेकिन उसकी बात का भी वैल्यू हमें, जब हम फारूक साहब की बात का वैल्यू रखेंगे, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर थे, चाहे उन्होंने रिगिंग करके ही पहुंच गए उस मुकाम पर, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड था स्टेट का, वो उस टाइम लिखता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी कि यहां जी फारूकुल्लाह मिलिटेंसी बढ़ा रहा है। मुझे नहीं अब पता है, अगर हम उनकी वो बात सही मानेंगे जगमोहन जी की, मुझे नहीं पता है आप फारूक साहब को वफादार कहेंगे कि एंटी नेशनल कहेंगे, वो लोगों पर हम छोड़ देते। लोगों पर छोड़ेंगे, मैं वही कह रहा हूं ना, अगर वो एंटी नेशनल है बंद किया तो अच्छी बात है, अगर वो एंटी नेशनल नहीं तो बंद क्यों किया? अगर बंद किया तो 7 साल पहले बंद क्यों नहीं किया जब आपकी हुकूमत आई? 370 पर ही लेबल सबको क्यों लगी कि कौन एंटी नेशनल है कौन एंटी नेशनल है? यहां तक कि ये बात भी सही है कि 370 के बाद यहां पे एक भी शख्स नहीं मारा गया, वो क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी को जाता है। नहीं, मैं और हमारे सबसे पहले हमारी पुलिस को, क्योंकि आप सब क्रेडिट अपने आप को लेते हैं। नहीं, पुलिस, मैं हमेशा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को ही क्रेडिट देता हूं, कहते हैं ना क्योंकि गोली भी वही खाते हैं हम लोगों को। आप तो एसीज में बैठते हैं बिल्कुल। यहाँ तो खैर कश्मीर में एसी नहीं है, जम्मू में एसी रखनी भी तो, मजबूरी है, वो उधर एसी रखनी भी आम लोगों के पास, वो दिल्ली में भी बैठे एसी नहीं होता उनके पास। खैर अब उसका मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन फारूक साहब ने उस टाइम मुझे याद है उन्होंने बोला नोबडी विल डेयर टू टच 370, 10 जन्म लेने पड़ेंगे, 10 जन्म लेने पड़ेंगे मोदी को। दीज वर हिज वर्ड्स। तो शायद इन आपने अच्छी बात की, यानी जो बीजेपी के खिलाफ बोले, मोदी जी के खिलाफ बोले, उसे जेल में भरना। नहीं, तो सर मैं भी अभी बोल रहा हूं, क्या आपका प्लान होगा कि ऐसे एंकर्स को भी जेल में डाल? नहीं, वैसी बात नहीं। देखिए उन लफ्जों में जहर भरा था। कैसे? एंटी नेशनल अल्फाज थे? नहीं, एंटी तो जब वो बोलते हैं ना 10 जन्म लेने पड़ेंगे, हाँ। अगर वो बोलते नहीं कोई हाथ नहीं लगा सके। ये तो बात ही नहीं है। कोई कहे, मैं भी आपको भी कहूंगा कि 50 जन्म आपको लगेंगे पहले कश्मीर के जो हालात ठीक कर दे, तो उसका मतलब थोड़ी आप अंदर कर देंगे। आप मेरे मुंह पर कहेंगे
उन्होंने लेकिन भी अगर और आप भी कहा। लोगों के पर कहेंगे तो आप लोगों को शायद उकसा रहे हो। देखिए, हम लोगों को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा उकसाने में और कहने में। सवाल तेज तो नहीं हो रहे हैं सर? नहीं जनाब। अब हम बात करते हैं नई पीढ़ी की। जी, आपने वादा किया था हमारे वजीर आजम ने, तीसरी बार कहूंगा हमारे वजीर आजम, बिल्कुल जी, ये वादा किया था कि 370 के बाद एक नई सुबह आएगी। हम उस सुबह का इंतजार करते हैं, समझते हैं हालात ठीक नहीं थे, कोविड भी था। यहाँ के बच्चे अब पॉलिटिक्स में यानी सियासत में आएंगे। हम देख नहीं रहे, मिलिटेंसी बढ़ रही है। आप साउथ कश्मीर में काम कर रहे हैं, ये जो सिचुएशन अभी बनी है, बर्निंग सिचुएशन में जिसको कहता हूँ, जो बच्चे हमारे हैं जिनकी काउंसलिंग होनी चाहिए, जिन्हें मेन स्ट्रीम पाथ में लाना चाहिए, वो मिलिटेंट्स बन रहे हैं। क्या बीजेपी की नाकामी है? नहीं, मैं बीजेपी की नाकामी फिर ये नहीं मानता हूँ, क्योंकि बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, गवर्नेंस के साथ इसको कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन मैं फिर ये बात कहूँगा, लेकिन हाँ एक चीज़ ज़रूर है, मिलिटेंसी शायद बढ़ रही है। जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज बोल रही है कि मिलिटेंसी बढ़ गई थोड़ी आप बहुत। लोगों को पता नहीं मिलिटेंसी बढ़ी है या कम हुई है? नहीं, मिलिटेंसी बढ़ी है, ऐसी बात नहीं है। माए प्रोटेस्ट करती है प्रेस कॉलोनी में कि हमारे यहाँ में बच्चे वापस आए, वो अच्छी बात है। जब एक माँ ये कहे तो अच्छी बात है, लेकिन जो बच्चे निकल रहे हैं उनके लिए भारतीय जनता पार्टी की कोई पॉलिसी है? देखिए, मैंने जैसे पहले भी बोला, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन कश्मीर में हो गई कि कोविड ने सब तहस नहस कर दिया। मतलब आज भी कोविड की वजह से हम डर डर के पहुंचे इस जगह पर आपके साथ मुलाकात करने के लिए। लेकिन ये एक सिल्वर लाइनिंग इस सब चीज़ में है। जब माँ प्रोटेस्ट कर रही है, अपने बच्चे को फरियाद कर रही है कि वापस आओ, या जिनके साथ उनको भीख मांग रही है कि मेरे बच्चे को वापस कर दो, ये एक सिल्वर लाइनिंग इस सब में है। और मैं भी और मेरी पार्टी भी ऐसी माँओं को सलाम करती है जो चाहती है कश्मीर में अमन रहे, जो चाहती है कि उसके बेटे को रोजगार मिले, जो चाहती है कि घर में गन ना आए। ये बहुत पॉजिटिव। कश्मीर अभी करप्शन में नंबर 1 पे। हर गेस्ट से सवाल पूछता हूं और जवाब ऐसा मिलता है, आधे लोगों को ये भी नहीं पता होता। कई सालों से हमने डिफीट किया है बिहार को, नंबर 1 पे, अब हम करप्शन पे है। क्या ये भारतीय जनता पार्टी की देन है? मैं भारतीय जनता पार्टी की फिर देन तो नहीं कहूँगा। करप्शन उधर ही है जहां था, लेकिन बाकी स्टेट्स में कम हो गया करप्शन, इसलिए कश्मीर उधर ने ऑटोमेटिकली वो नंबर 1 पोजीशन ले ली। लेकिन करप्शन इतना बड़ा नहीं जितना हम एक्सपेक्ट करते थे, क्योंकि जो करप्शन फारूक साहब के टाइम हुआ, जो करप्शन महबूबा जी के टाइम हुआ, वो करप्शन आज नहीं है। उनके 8 क्लास पास वाले बैंकों में लग गए। बिल्कुल, जेके बैंक की बात कर रहे हैं। बिल्कुल 8 क्लास पास वाले बैंकों में लग गए, जबकि पीएचडी वाले। मैंने 2018 1 जून को मैं एक स्पीच दिया था अनंतनाग में कि महबूबा जी, आपके रिश्तेदार आपके इर्द गिर्द है, अगर आप इनसे दूर नहीं, मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूं कि आप करप्ट हो, लेकिन आपके रिश्तेदार करप्ट है, और अगर इनसे दूर आप नहीं जाओगे शायद ये गवर्नमेंट गिर जाएगी। उसके बाद 18 दिन के बाद ही वो गवर्नमेंट गिर गई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पीक पर करप्शन था। हम लोगों ने, इस गवर्नमेंट ने काम किया जो अभी गवर्नमेंट है, लेकिन शायद लोगों की चाहते इतनी ज्यादा बढ़ गई कि हम लोग बोलते हैं कि काम ही नहीं हुआ गवर्नमेंट। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें, कई जगहों पे इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है। एसएमसी का जो हाल है वही यहाँ की सियासत का भी हाल है।
भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं वजीर आजम को एक खत अर्सा करती है रिटन कि देखिए अगर हमने आपने कई सालों के बाद एसएमसी में इलेक्शन करवाया, ये एक अच्छी बात है, लेकिन वहाँ जो हो रहा है आपके सामने में है। और अगर देखा जाए हमारे कई जगहों पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी है जो पीडीपी और एनसी के दौर में बनी है, आप गिराने में नाकाम क्यों हैं? सिर्फ आप इल्जाम लगाते हैं। आइए, भारतीय जनता पार्टी कल प्रेस कॉल निकलेगी और उन इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ प्रोटेस्ट करेगी और इलीगल कंस्ट्रक्शंस को गिराया जाएगा। फ्लड चैनल्स में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है। बिल्कुल बन गई। मेरे कुछ दोस्तों ने ही वो जो मेरे राजबाग की बिल्कुल मैं समझ गया जो आप राजबाग में हो सकता है अगर आपको भी कमिशन मिला फिर गिराने की जरूरत नहीं है। वो हमारे से पहले ही हमारे गवर्नमेंट अभी तो बन रही है ना, अभी तो और एक स्टोरी देखिए ट्रेजेडी यही है। तभी अभी जुनेद मोटू साहब को रास्ता दिखाया उधर के कॉरपोरेटरों ने, क्योंकि करप्शन पीक पर था एसएमसी में। और अनफॉर्चुनेटली अभी मुझे आज अभी कोई कह रहा था कि कल और परसों नए मेयर के फॉर्म्स में फिल 14 को इलेक्शन है। तो हम इतनी ही उम्मीद कर सकेंगे कि जो भी मेयर बने वो नहीं, जिस तरह आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी को बंद किया, लीडरों को किसी पे पीएसए लगाया, बहुत सारे नौजवान पॉलिटिकल लीडर्स बंद पड़े हैं जो आप कह रहे हैं उन पे एलिगेशन है, मैं मानता हूं। तो एसएमसी पर मरकजी सरकार एक्शन क्यों नहीं लेती? क्या डर है? क्या आप सिर्फ अपनी सीट बचाने के लिए करते हैं? क्योंकि आपको पता है एसएमसी से कुछ नहीं निकलेगा। अपने 4 पार्क काउंसलर्स है, उनको उधर उधर भेज देंगे किसी के साथ। देखिए, ऐसी बात नहीं है। हम लोगों ने गवर्नर एलजी साहब को भी लिखा है और सेंटर में भी हम लोगों ने होम मिनिस्टर साहब को लिखा है, क्योंकि अब ये बातें बोलने वाली बातें, डिंडोरा पिटने वाली बातें नहीं होती। नहीं कह रहे हैं लोग कि एक्शन नहीं हो रहा। नहीं, हम लोगों ने भेजी है रिप्रेजेंटेशन कि करप्शन जी इन जगहों पर पीक पर है, इसके खिलाफ कुछ कार्रवाई हो। लेकिन फाइनली कॉल हैज टू बी टेकन बाय एलजी साहब, तो हम उम्मीद करते हैं वो कुछ। राजबाग में एक बिल्डिंग बनी है, आपकी भी नजर में, मेरी भी, हर कोई वहां से गुजरता है और आप भी गुजरते हैं। क्या वीर सराफ जी मुझे कहेंगे कि कल आप बीजेपी के साथ वहां पे प्रोटेस्ट करेंगे और उस बिल्डिंग को गिराने की बात करेंगे, या अगर आपके लोगों को कमीशन मिला फिर गिराने की बात? नहीं, मैं आपको बोलूंगा। देखिए, वो टोटली इलीगल बिल्डिंग है, वो फ्लड चैनल पर बिल्कुल है, बनी है। प्रोटेस्ट करें सर, प्रोटेस्ट करेंगे। पूछेंगे अब कुछ मुख्तरम सवाल मैं पूछूंगा, वो ये है कि जो लोग पूछना चाहते हैं। जी बिल्कुल। भाजपा आने वाले वक्त में जब कश्मीर में इलेक्शन करेगी, क्या बाकी पीडीपी एनसी बाहर रहेगी, वो इलेक्शन में हिस्सा लेगी, या वो बंद रहेंगे? उन पे जो एलिगेशंस की मैं बात कर रहा हूं, उन पे एलिगेशन वो बंद रहेंगे और भाजपा खुद इलेक्शन लड़ेगी? और मौका अच्छा है सर, नहीं हुकूमत बना लीजिए। मैं बताऊंगा, जब यूएलबी इलेक्शंस अनाउंस हुए तो हम यहाँ मेन स्ट्रीम पार्टीज ने ऐलान किया हम जी बाइकआउट जी, लेकिन हर एक पार्टी ने प्रॉक्सी कैंडिडेट्स खड़ा किए, कोई डाउट ही नहीं है जी। और जब उनसे पूछा गया, आप जैसे पत्रकारों ने जब पूछा उनसे कि आप बाइकआउट क्यों कर रहे हो, बोला ये जी इनकी क्लैरिटी नहीं है 370 के बारे में आपको ये। उसके बाद कारगिल के इलेक्शन हो गए और कारगिल के इलेक्शन में तुरंत उन्होंने भाग लिया। ये क्लैरिटी 15 दिन 20 दिन के अंदर कहां से उनको आ गई? देखिए, इसलिए मैं यहां कोई बाइकआउट शाइकआउट होने वाला नहीं।